दिल्ली में ऐसे 2-3 नाम मैं बता रहा हूं आपको। एक नाम आता है प्रवेश वर्मा का, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया। देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, ठीक है, इस प्रकार की जो बयान जो आ रहा था वो प्रवेश सिंह वर्मा का था। दूसरा नाम आप वहां लेती है आप, तो दुष्यंत गौतम का है। दलित को मुख्यमंत्री बनाए तो दुष्यंत गौतम एक बड़ा नाम आता है, उसमें की संभावना कम है। विजेंद्र गुप्ता, ठीक है, एक बड़ा नाम है। नरेंद्र मोदी के दिमाग में कोई मनोहर लाल खट्टर जैसा कोई चेहरा अगर चल रहा होगा अगर, तो उस कैटेगरी में प्रोफेसर राजकुमार भाटिया का नाम पहले नंबर पे आएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका पीओ भारत पर। मैं हूं अर्पिता। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? जी हाँ, हम आपको बताएंगे 3-4 ऐसे बिंदु जिसके आधार पर आप समझ जाएंगे कि बीजेपी के आला कमान, बीजेपी के रणनीतिकार किस तैयारी में है, दिल्ली की कुर्सी किसको बीजेपी देने वाली है। दरअसल चर्चा में इस वक्त हमारे साथ प्रदीप झा सर जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। और सर आपका स्वागत है। साथ ही साथ हम चाहेंगे सर चर्चा की शुरुआत में ही जो फोकस है हमारा वो ये जानने पर है कि बीजेपी दिल्ली का जो सीएम बनाएगी सिर्फ दिल्ली को देखकर नहीं बनाएगी। बीजेपी बिहार भी साधेगी, बीजेपी उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों को भी साधेगी। क्या लगता है आपको, चुनाव किसका होगा, कौन बनेगा दिल्ली का सीएम? देखिए, ऐसा है अर्पिता की बीजेपी जब कभी भी अलग अलग राज्यों में आपने देखा होगा, इधर के लगातार आप कहिए कि मोदी युग जो है, इसमें बीजेपी ऐसे ऐसे रत्नों को निकाल के बाहर लेकर आती है जिसके बारे में आम लोग अनुमान लगाना आम लोगों के लिए मुश्किल होता है। ठीक है, आम लोग छोड़ दीजिए, जो खास लोग हैं दिल्ली में, जो लुटी एंड जोन्स में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, ऐसे लोग भी अनुमान नहीं लगा पाते। आपको याद है कि जब हरियाणा में बीजेपी ने 2015 में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया था, तो किसी ने ऐसा अनुमान किया था क्या? नहीं। लोग नाम ले रहे थे, वहां पर रामविलास शर्मा का नाम ले रहे थे लोग, ये बिज साहब जो है उनका लोग नाम ले रहे थे। उस समय में जो एक जाट नेता थे बीजेपी के, जो कैप्टन अभिमन्यु, उनका नाम ले रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक मनोहर लाल खट्टर को निकाल कर ले आए। ठीक है, वैसे ही जब महाराष्ट्र में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, ठीक है, उसको भी याद कर लीजिए आप। उस समय में भी लोग एकनाथ खड़से का नाम ले रहे थे, लोग नाम ले रहे थे, पंकजा मुंडे का नाम ले रहे थे। ठीक है, माने देवेंद्र फडणवीस की चर्चा नहीं हो रही थी। झारखंड में सरकार बनी थी, मोदी के आने के बाद की बात मैं कर रहा हूं, झारखंड में सरकार बनी थी। तो जब झारखंड में सरकार बनी थी तो लोग ये चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, कोई आदिवासी होगा, लेकिन बीजेपी गैर आदिवासी रघुवर दास को लेकर आ गई। ठीक है, तो ऐसे कई उदाहरण हैं, आपने देखा है इधर के 10-11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कि अच्छा, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है देश का, किसी ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि योगी आदित्यनाथ वहां पर मुख्यमंत्री होंगे। लोग अनुमान लगा रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष है, वही मुख्यमंत्री होंगे। दिनेश शर्मा का नाम आ रहा था, लेकिन योगी जी का नाम नहीं आ रहा था, लेकिन बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को बनाया मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ऐसे कई उदाहरण हैं अर्पिता, जब ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स जितने भी हैं देश में, जिसका नाम की चर्चा करते हैं, उसके अलावे कोई ऐसा नाम निकल कर आता है। आप पुष्कर सिंह धामी को कैसे भूल सकती है उत्तराखंड में? ठीक है, कि एक सबसे युवा विधायक को लाकर जो है मुख्यमंत्री बना दिया बीजेपी ने। राजस्थान में भजन लाल शर्मा की चर्चा कोई नहीं कर रहा था। ठीक है, भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। अब उसी क्रम में अगर हम दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद के परिणाम को देखते हैं अगर, तो अर्पिता एक चीज मानकर चलिए कि बीजेपी कोई साल, 2 साल, 3 साल के लिए और किसी एक राज्य के चुनाव को केंद्रित करके मुख्यमंत्री पद का चुनाव नहीं करती। ठीक है, आप याद कर लीजिए। आप इसलिए आपका यह मानना कि वहां का मुख्यमंत्री बिहार के चुनाव को केंद्र में रखकर चुना जाएगा और कोई पूर्वांचली होगा, ये मुझे सूट नहीं कर रहा है। ये मोदी मैजिक जो है, अमित शाह का जो मैजिक है, जो रणनीति है, मेरा सवाल ये कि बीजेपी दिल्ली का मुख्यमंत्री जब चुनेगी, तय करेगी, लगभग नाम की चर्चा हो भी चुकी होगी, तो बिहार का चुनाव क्या फोकस करेगी? क्या ऐसा लगता है? या फिर जो जाटों में नाराजगी बार बार एक मुद्दा बनती रही, चाहे हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे किसानों की बात हो या फिर आप देखिए उत्तर प्रदेश के जाटों की बात हो, बार बार ऐसा मुद्दा बनता रहा। चूंकि दिल्ली के जो वोटर्स हैं
सबने बीजेपी को एक ऐसा आंकड़ा दिया है कि बीजेपी दिल खोलकर किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। तो ऐसे में बीजेपी की रणनीति क्या होगी? किसी खास जाति विशेष पर फोकस करेगी, किसी सिख समुदाय के व्यक्ति को दिल्ली का सीएम बनाएगी? क्या लगता है बीजेपी का टारगेट क्या होगा? किसे मुख्यमंत्री बनाना बेहतर समझेगी बीजेपी? देखिए, मैं दोहरा रहा हूं मैं बात को, जो यहां से आपने शुरुआत किया था और मैंने उसका जवाब दिया था। बीजेपी किसी पर्टिकुलर राज्य में होने वाले भविष्य में चुनाव को केंद्र में रखकर दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं चुनेगी। बीजेपी अब तक का जो पैटर्न रहा है, इसीलिए मैं इतिहास में गया 2014 में हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर अंतिम में राजस्थान तक का मैंने उदाहरण इसीलिए दिया अर्पिता आपको कि बीजेपी, इससे समझने में आसानी हो कि बीजेपी केवल एक राज्य या एक जाति को संतुष्ट करने के लिए मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर रही है। ये बात समझने की आवश्यकता है। अगर ऐसा होता तो हरियाणा में नायब सिंह सैनी को लेकर क्यों आती बीजेपी? हरियाणा में सबसे मजबूत जाति जाट है, तो जाट का ही किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देती बीजेपी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं किया बीजेपी ने। नायब सिंह सैनी, अगर बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो एक कुशवाहा जाति के व्यक्ति को जो है वहां हरियाणा में मुख्यमंत्री बना देती है बीजेपी। ठीक है, और जाट को मुख्यमंत्री नहीं बनाती। आप राजस्थान में देख लिए, लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोई जाति के आधार पर बात करो, कोई राजपूत होगा, कोई जाट होगा या कोई गुजर होगा वहां का मुख्यमंत्री, लेकिन बीजेपी वहां पर एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना देती है। ठीक है, तो इसीलिए कई उदाहरण है। इसीलिए ये समझ आ गया, आपकी बात समझ आ गई प्रदीप जी कि बीजेपी किसी पर्टिकुलर जाति पर ना फोकस करेगी, ना किसी राज्य के चुनाव पर फोकस करेगी। बीजेपी की कुछ अलग रणनीति होगी। देखिए प्रदीप जी, दिल्ली का चुनाव देखा जाए तो मोदी मॉडल वर्सेस केजरीवाल मॉडल पर लड़ा गया, और इस मॉडल के आधार पर यह माना जाए कि जितने भी विधायक चुनाव जीते हैं अपनी अपनी सीटों पर, अपने चेहरे पर हो सकता है वो चुनाव जीते हो, लेकिन उनका किसी दूसरी सीट पर प्रभाव रहा हो ऐसा कहना बिल्कुल मुश्किल है। इसीलिए मोदी हर सीट पर एक चेहरा थे जिसके आधार पर अच्छा खासा वोट पड़ा सभी विधायकों को। तो ऐसे में चुनाव करना थोड़ा कठिन है। कई राज्यों में है कि कई पॉपुलर चेहरे पहले से होते हैं, अध्यक्ष पद के जो अध्यक्ष होते हैं या महासचिव में जो होता है या संगठन मंत्री जो होता है पार्टी का, उनमें से भी लगता है कि शायद बीजेपी हाईकमान चुनाव कर ले। इस बार क्या लग रहा है संगठन में संघ की क्या भूमिका आप देख रहे हैं कि क्या संघ परिवार से जुड़े किसी व्यक्ति को ज्यादा तवज्जो दी जा सकती? क्या लगता है चर्चाएं अंदर क्या चल रही हैं? अर्पिता, मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिएगा पूरा अनइंटरप्टेड, तो फिर मैं बेहतर समझा पाऊंगा। मैंने कहा जो बात मैं बताना चाहता हूं वो लंबा हो जा रहा है। जैसे है क्या कि देखिए, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का आप सूची निकाल कर देखिए, आपको 2-3 चीजें कॉमन मिलेगी। ठीक है, एक तो मिलेगा कि ऐसा व्यक्ति जो 24x7 नरेंद्र मोदी और अमित शाह की स्पीड से काम कर सके। आप चेहरा देखिए, आप देखिए देवेंद्र फडणवीस का चेहरा, आप देखिए पुष्कर सिंह धामी का चेहरा, आप देखिए योगी आदित्यनाथ का चेहरा, आप देखिए मानिक सरकार का चेहरा त्रिपुरा में। ठीक है, ये जितने भी चेहरे हैं ये सभी चेहरे ऐसे हैं जो 24x7 पॉलिटिशियन है। ये लोग राज करने नहीं आए, ये लोग एक मिशन मोड में काम करने आए हैं। दूसरा, बीजेपी जाति से ज्यादा समाज का हिंदुनाइजेशन चाहती है। समझ रही हैं आप? वो बीजेपी किसी एक जाति को टारगेट नहीं करती है, बल्कि वो चाहती क्या है कि हिंदुनाइजेशन हो समाज का, और इसीलिए अलग अलग राज्यों में इस प्रकार का चेहरा चुनती है जिससे कि समाज के हर जाति का हिंदूकरण हम कर सके, बीजेपी कर सके। ठीक है, इसीलिए उस मकसद से बीजेपी ऐसे चेहरे को चुनती है जिसके अंदर ये सामर्थ्य हो कि ये जो शैडो सेकुलरिज्म है, जिसे आप छद्म धर्मनिरपेक्षता कहती है, उस पर कड़ा प्रहार कर सके। आप देखिए तो देवेंद्र फडणवीस की बातों को, आप देखिए पुष्कर सिंह धामी ऐसे मुख्यमंत्री है जो कि अपने राज्य में सबसे पहला व्यक्ति है जो कि कॉमन सिविल कोड लेकर आया। ठीक है, यूसीसी लेकर आते हैं। ठीक है, अब देवेंद्र फडणवीस के भाषण को आप सुनिए, किस प्रकार से ओवैसी की भाषा में महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान वो जवाब दे रहे थे। ठीक है, तो आप नायब सिंह सैनी को देखिए, आप जो वहां हुड्डा को किस रूप में, जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाई नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी तीसरी बार सरकार नहीं बना पाएगी,
लेकिन बीजेपी पिछली बार की तुलना में बेहतर मार्जिन से चुनाव जीती हरियाणा में। तो इसीलिए आप एक कॉमन चीज देखेंगी कि वो व्यक्ति जो कोई भी होगा दिल्ली में लगभग 50 साल की मैंने 50s में होगा, वो कोई युवा होगा, तुलनात्मक रूप से कोई 60 साल 70 साल का व्यक्ति नहीं होगा। एक दूसरा, उसकी छवि आक्रामक होगी, ठीक है, आक्रामक रूप से जवाब देगा वो विपक्षियों को, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे राहुल गांधी हो। वैसी ही आक्रामकता होगी जैसे देवेंद्र फडणवीस में है, वैसे ही होगी जैसे पुष्कर सिंह धामी में है, ठीक है। हेमंत बिश्व शर्मा को मत भूलिए आप, जिस भाषा में हेमंत बिश्व शर्मा विपक्षियों को जवाब देते हैं। योगी आदित्यनाथ को मत भूलिए आप। तो आप इसी पैरामीटर पर, मतलब युवा होगा, आक्रामक होगा, और तीसरा उसके पास विकास का एक सर्टेन मॉडल होगा, ठीक है। तो अब ये 3 पैरामीटर पे आप देखिए बीजेपी के जो फ्रंट लाइन में जो लीडरशिप है दिल्ली में, उसमें कौन ये 3 पैरामीटर पे सूट सेट करता है, ठीक है। इस कैटेगरी में मुझे ये 3 पैरामीटर जितने विधायक जीते हैं बीजेपी के, ये 3 पैरामीटर पूरा करने वाले 2-3 नाम अगर आपके जहन में हो तो मैं आ रहा हूं। और अपने साथ में आपने जोड़ा था कि संघ थॉट ऑफ स्कूल से वो एक तरह से प्रेरित होगा। तो मैं जो आप देख लीजिए, ये कॉमन चीजें हैं। आप चाहे देवेंद्र फडणवीस सब संघ थॉट ऑफ स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस, पुष्कर सिंह धामी, जितने भी लोग हैं ये सभी के सभी। अब वही कैटेगरी देखिए आप दिल्ली में ऐसे 2-3 नाम मैं बता रहा हूं आपको। एक नाम आता है प्रवेश वर्मा का, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया। प्रवेश सिंह वर्मा हर कैटेगरी में फिट करते हैं। जाट हैं, जाति से, ठीक है, जाति से जाट है, युवा है, 50 साल के आसपास, 50-55 की आयु है, आक्रामक है। आप याद कीजिए प्रवेश सिंह वर्मा ही अनुराग सिंह ठाकुर के साथ मिलकर 2019 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था और पिछला दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या था, देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, ठीक है, इस प्रकार की जो बयान जो आ रहा था वो प्रवेश सिंह वर्मा का था, ठीक है। तो प्रवेश सिंह वर्मा उसी कैटेगरी में है कि अपने विपक्षियों को मुंहतोड़ जवाब देने में माहिर है। तो एक संघ का भी समर्थन मिलेगा उनको, क्योंकि जिस विचारधारा से उनकी 3 पीढ़ी, एक तरह से पिता भी उनके मुख्यमंत्री थे साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के, ठीक है, उनके ससुर विक्रम वर्मा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनके अपने ससुर हैं विक्रम वर्मा, ठीक है। अभी भी उनकी सास जो है मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायिका है। तो इस प्रकार से तो प्रवेश सिंह वर्मा का माने एक तरह से कई पीढ़ियों का संबंध है संघ परिवार के साथ। दूसरा नाम आप वहां लेती है आप, तो दुष्यंत गौतम का है। इसलिए बार बार जा रहा है दुष्यंत गौतम का नाम, इसलिए कि अभी जितने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, केवल भाजपा ही नहीं बल्कि अन्य दलों में भी एक भी दलित मुख्यमंत्री देश में नहीं है। दलित मुख्यमंत्री एक भी नहीं है देश के अंदर। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि अभी लंबे समय से बहस चल रही है, देश में संविधान पर खतरा है, दलित की बातें चल रही है, तो हो सकता है दिल्ली में बीजेपी किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाए। तो अगर दलित को मुख्यमंत्री बनाए तो दुष्यंत गौतम एक बड़ा नाम आता है उसमें, ठीक है, ठीक है। तो दुष्यंत गौतम हो सकते हैं, ठीक है। और ट्रेडिशनल अगर पुराने नेताओं में बीजेपी जाती है जिसकी संभावना कम है, विजेंद्र गुप्ता, ठीक है, एक बड़ा नाम है, जो कि जब बीजेपी को 3 सीटें मिली थी विधानसभा में 2015 के विधानसभा चुनाव में, तब भी विजेंद्र गुप्ता चुनाव जीत कर आए थे, ठीक है। एक रामवीर सिंह बिधुरी है, ठीक है, वो भी पुराने नेता है। तो ऐसे कई नाम हैं जो कि रामवीर सिंह बिधुरी गुजर जाति से आते हैं। तो कई नाम है, ठीक है, जिस पर कि बीजेपी विचार कर रही है। मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर में आप देखेंगे कोई ना कोई नाम जो है सामने आएगा। लेकिन ये 3 नाम जो है ना, ये अभी फ्रंट में चल रहा है, ठीक है। और एक और विषय है, एक और चीज है, वैसे उम्र की कैटेगरी में वो व्यक्ति नहीं आते, ठीक है, लेकिन और सब जितने मापदंड है उस पे एक नाम आ रहा है, वो है आदर्श नगर से विधायक चुने गए राजकुमार भाटिया का, प्रोफेसर राजकुमार भाटिया, ठीक है। प्रोफेसर राजकुमार भाटिया का ये मैंने परिचय है कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं राजकुमार भाटिया, ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रोफेसर रहे हैं। इस बार दिल्ली में जो आदर्श नगर विधानसभा सीट है वहां से चुनाव जीत कर आए हैं। और
अब मुझे लगता है कि जो भाजपा की राजनीति है उसमें कई ऐसे लोग हैं दिल्ली में विशेष रूप से जिनको की प्रोफेसर राजकुमार भाटिया का मार्गदर्शन मिलता रहा है। ठीक है। बिल्कुल हाँ, तो प्रदीप जी। ऐसा अगर कोई मनोहर लाल खट्टर जैसा व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री होगा, अगर मैं बता रहा हूं, अगर नरेंद्र मोदी के दिमाग में कोई मनोहर लाल खट्टर जैसा कोई चेहरा अगर चल रहा होगा, तो उस कैटेगरी में प्रोफेसर राजकुमार भाटिया का नाम पहले नंबर पे आएगा। करेक्ट प्रदीप जी, आपने 4-5 नाम जो सुझाए हैं, हमें लगता है कि वाकई में ये सारे नाम उन कैटेगरीज को पूरा करते हैं। संघ परिवार से जुड़े होना, आक्रामक छवि वाला नेता और जो हिंदूवादी छवि है उसमें अच्छी खासी पैठ, और सबसे बड़ी बात कि एक विजन के साथ हो, एक मिशन के साथ हो, जो नरेंद्र मोदी का विजन और मिशन है उससे मैच करता हुआ विजन मिशन लेकर आए। ऐसे सभी जो गुण है कह सकते हैं वो इन तमाम चेहरों पर दिख रहे हैं, और इन्हीं में से हो ना हो हमें लगता है कि नाम फाइनल हो सकता है। और प्रदीप जी, हमें लगता है कि जब ये नाम फाइनल होगा एक बार फिर से आपसे चर्चा करेंगे और फिर और डिटेल में जानेंगे कि उनकी आगे की राजनीति क्या हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत के लिए बहुत बहुत